लास्ट क्लास हमने किया था potential due to a charge. If there is a charge, then electrostatic potential or electric potential is kq by r, है ना? And it is also amount of work done in bringing a charge from infinity to a point, work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point, है ना? So this was electrostatic potential is a scalar quantity. Unit क्या था इसका? वोल्ट और जूल पर कूलम. वर्क डन जूल होता है, and this is joule per coulomb. Also, there was a formula for work done. If you move a charge from A to B, then the work done is always the charge जो कि move हो रहा है into VB minus VA. So this is formula for the amount of work done to bring a charge from point A to B. कायशा कैसी तैयारी हो गई? यस सर, कर रही हूँ। अभी फर्स्ट चैप्टर बस खत्म होने वाला है आज पूरा। ठीक है. यस। तो suppose we have a charge which is say 10 microcoulomb and there's another charge जिसको हम move कर रहे हैं and it is 1 microcoulomb. This distance, this is O, this point is A, and मान लो ये distance है 2 मीटर. डायग्राम बनाओ इतना. कायशा शिविका ऑन करो अपना कैमरा. तो सपोज हम इस चार्ज को मूव कर रहे हैं along an arc like this to a point B, and this distance is also 2 meter. And so this angle is 60 degree. Along an arc of radius 2 meter हमने इसको मूव किया, मतलब हमने इसको A से B मूव कर दिया. My first question is, how much is the work done in moving the charge from A to B? A to B मूव करने में कितना वर्क डन होगा, ये कर लो पहले. Find the work done in moving the charge from A to B. क्या हो रहा है स्कूल में? चल रहे हैं अगले महीने में? अच्छा, कमिंग मंडे. ओके. तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ रहा है, ये वाला चैप्टर आ रहा है, ये आ रहा है. ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक का मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बता दूंगा क्या क्या आएगा उसमें. तो ये फर्स्ट दोनों चैप्टर आ रहे हैं ना, फर्स्ट टू चैप्टर्स. फर्स्ट फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट टू चैप्टर्स आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के. वाला वाला आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, पोटेंशियल नहीं आ रहा. अच्छा, तो वो तो हमने सारा कर लिया, उसको दोनों ढंग से कर लो. हम्म. बोलो. आवाज नहीं आ रही तुम्हारी. सृष्टि कैसा हुआ? अच्छा हुआ सर। अच्छा, पेपर वो ग्रुप में शेयर कर देना फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है? क्वेश्चन पेपर शेयर कर देना. यस। तो अगर हम इस चार्ज को, मूविंग चार्ज को ए से बी ले जाएं, तो दिस इज द फॉर्मूला विद अस. वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. क्यू एम कितना है? 1 माइक्रोकूलम. बी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा? के, ये वाला कैपिटल क्यू होगा, डिवाइड बाय डिस्टेंस विच 2 मीटर, माइनस ए पे कितना पोटेंशियल होगा इसका? के क्यू बाय ये वाला डिस्टेंस, ये भी 2 मीटर है. मैंने कैपिटल क्यू और के सब्स्टिट्यूट नहीं किया बिकॉज इन एनी वेज इट वाज जीरो, मतलब जीरो हो जाएगा ये. तो मतलब देयर इज नो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी. ऐसा क्यों हो रहा है?
ये ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर हम कोई चार्ज लें तो उसके ऑल अराउंड इफ आई ड्रॉ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, यहाँ पे 2 मीटर का, तो पूरा का पूरा सरफेस इक्विपोटेंशियल होगा। वहां पे हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, इसीलिए वर्क डन जीरो हो रहा है। तो वी हैव यूज दिस फॉर्मूला एंड वी कैन सी दैट सिंस इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस देयर इज नो वर्क डन। इक्विपोटेंशियल सरफेस की लास्ट क्लास में डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने, an imaginary surface on which electric potential is same everywhere, ये था ना, लिखवाया था लास्ट क्लास में। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। कायशा समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। इसको हमने रेडियली मूव किया 1 मीटर, ठीक है, चार्ज को, क्यू मूविंग को, इसी वाले चार्ज को। ये फिक्स चार्ज है, दिस इज ए फिक्स चार्ज। तो जब इसको तुमने रेडियली मूव किया, नाउ टेल मी व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम बी टू सी। इस चार्ज को हमने बी से सी मूव किया रेडियली आउटवर्ड बाय डिस्टेंस 1 मीटर, फाइंड द वर्क डन। कितने मार्क का पेपर था सृष्टि? सर 25। ओके, तो पेपर क्वेश्चन आज ही शेयर कर देना ग्रुप में, बाकी लोग भी देख लेंगे जिनका एग्जाम है। कायशा तुम देख लेना वो क्वेश्चन, ठीक है? मैंने कल भी दो सर पेपर शेयर किए थे, एक तो दीक्षा ने किया था, एक नाविका का था, वो भी देखना। सर नीचे घंटी बजी है, एक बार देख के आऊँ? हाँ, नीचे घंटी बजी है दरवाजे की, तो मैं एक ठीक बार है, देख जाओ, के आऊँ। ठीक है। इस बार अगेन द मूविंग चार्ज वो वाला फॉर्मूला दोबारा यूज होगा। मूविंग चार्जेस 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁶, सी पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस बी पॉइंट पे पोटेंशियल, ठीक है। फाइनल पॉइंट सी है इस बार और इनिशियल पॉइंट बी है। तो हम बी टू सी जा रहे हैं, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? के क्यू बाय आर, ठीक है। के क्यू बाय आर, आर कितना है? सी, सी का डिस्टेंस सेंटर ओ से कितना है? 3 मीटर हो जाएगा, माइनस के क्यू बाय इनिशियल कितना था, बी का डिस्टेंस 2 था। ये बात समझ में आ रही है? फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस मेन चार्ज से और इनिशियल पॉइंट का डिस्टेंस मेन चार्ज से, तो एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है ये? -1/6, ठीक है। तो के क्यू बाय 6 हो जाएगा, 10⁻⁻⁶। के की वैल्यू डाल दो एंड सॉल्व करके फाइंड कर लो कितना वर्क डन हो रहा है। दिस इज 10 माइक्रोकुलम। So that is the amount of work done in bring moving the charge 1 माइक्रोकुलम फ्रॉम बी टू सी। इस बार हमने इसको बी टू सी मूव किया। कितना हो गया? 15 × 10⁻, हम्म, -3। और 1.5 10⁻⁻² जूल, ये भी आ गया। अब इसको हम इसी चार्ज को वापस मूव कर रहे हैं रेडियली फ्रॉम सी टू डी। दिस पॉइंट इज डी, ये वाला, सच दैट ये जो डिस्टेंस है ए डी, इट इज अगेन 1 मीटर। तो सी टू डी जीरो होता है। मूव करने में कितना काम वर्क करना पड़ेगा? जीरो। Yes, it'll be zero because again C2D would be इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर हम फॉर्मूला लिख के करें तब भी वो आंसर जीरो ही आएगा। देखो जरा, C2D इज द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। वर्क डन C2D, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है मैंने, Q मूविंग, फाइनल पॉइंट D, इनिशियल पॉइंट C। टेन टू द पावर -6, डी पे कितना पोटेंशियल होगा? के क्यू बाय
3 और सी पे भी KQ/3 होगा. ये डिस्टेंस भी 3 मीटर, ये डिस्टेंस भी 3 मीटर, सो वर्क डन विल बी 0. एंड द फोर्थ पार्ट, इसको अब रेडियली आउटवर्ड मूव कर रहे हैं 2 मीटर से ई पॉइंट पे. क्वेश्चन इज फाइंड द वर्क डन फ्रॉम डी टू ई. Find the work done in moving the charge from D to E. शिविका तुम्हारा कब है टेस्ट? सर मेरा जुलाई में है। अच्छा, तो रिलैक्स नहीं करना है. तो मान के चलो अगले इसी महीने एंड में, एंड स्टडी लाइक दैट. मैं सम्मित वाला दोबारा शेयर कर रहा हूँ टेस्ट, ये भी देख लेना तुम लोग. तो ऐसा करते हैं, आज टेस्ट का डे भी फिक्स कर लेते हैं. यहाँ पे गुरुग्राम सेंटर पे टेस्ट हुआ करेगा फ्राइडे को, क्लास के बाद. और तुम लोग वहाँ पे कब दोगे? साउथ सेंटर पे सैटरडे. शिविका, सृष्टि, सैटरडे को दोगे संडे को दोगे? जल्दी बताओ मुझे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्स्ट चैप्टर का मैं टेस्ट रखूंगा. सर आपने पॉइंट ई कितना दूर, हाँ पॉइंट ई कितना दूर लिखा है आपने? दीक्षा, तुम क्या बोल रही हो? आपने पॉइंट ई और डी के बीच में कितना डिस्टेंस लिखा है? डी और ई के बीच में 2 मीटर. अच्छा, सृष्टि कब देना है, संडे को या ऑफलाइन होगा टेस्ट, ऑनलाइन नहीं होगा? ऑनलाइन सिर्फ सर दीक्षा संडे का को तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ तो संडे को, सैटरडे को देना तुम लोग. सैटरडे। सैटरडे को क्लास के बाद फिजिक्स का टेस्ट होगा. इसी वीक रख लेते हैं ये ना, फर्स्ट चैप्टर का. तब तक सबकी तैयारी भी हो चुकी होगी. फर्स्ट चैप्टर बहुत दिन हो गए किए हुए हमें. क्यों शिविका, सही है ना? कायशा ने भी पढ़ लिया है पूरा अब. तो कमिंग फ्राइडे, दिस फ्राइडे यू हैव टेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चैप्टर. आ रहा है ना एग्जाम में? ऐसे मत देखो, पढ़ा हुआ है तुमने सारा. बहुत ऑल द बेस्ट हो गया. तो केमिस्ट्री फिजिक्स का कॉकटेल बन जाएगा, बढ़िया है. गुड. हम्म. तो उसके बाद तो नहीं होगा. हाँ, अब तुम डिसाइड डिसाइड एक, फिर डिसाइड नेक्स्ट वीक देने का फायदा होगा. फिर तुम्हारा तो टेस्ट हो जाएगा, फिर तो फायदा क्या हुआ टेस्ट देने का? मेरे ख्याल से फ्राइडे सही है, दे दो. इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दिन हो चुके हैं किए हुए. तो दिस फ्राइडे वी हैव टेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, 1 घंटे का टेस्ट होगा आफ्टर द क्लास. सैटरडे को तुम्हारी क्लास कब कब होती सिस्टम वहाँ पे? सर 1:15। 1:15. नाविका 1:15 to 2:15 टेस्ट होगा सैटरडे, इलेक्ट्रिक फील्ड. मैं ग्रुप में डाल दूंगा आज, ठीक है? तो डी टू ई में क्या हो रहा है, वर्क डन कैसे आएगा? डी टू ई में मूविंग चार्ज ई माइनस वी डी हो जाएगा इनिशियल पॉइंट. दिस इज 10⁻⁶. वी कितना होगा, KQ/. ई का डिस्टेंस कितना है ओ से? 5। 5 माइनस KQ/4, नहीं 3. डी का डिस्टेंस ओ से 3 मीटर है. सॉल्व करो, कितना आ रहा है इसका आंसर? -12 into 10 to the power हम्म. -3। ओके, एलसीएम अगर देते हैं 15 एलसीएम आएगा, 2/15 हो गया ना ये? क्यू की वैल्यू 10 माइक्रोकुलम.
कितना बताया? 12 into 10 to the power -3 Okay. -2 1.2 10 to -2, तो ये वर्क डन आ गया। हमने चार्ज को बेसिकली डिफरेंट पाथ से मूव किया, पहले ए से बी, बी से सी, सी से डी और फिर डी से ई, और सबका हमने वर्क डन निकाला। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर हम इस चार्ज को मूव करते डायरेक्टली ए टू ई तो कितना वर्क डन होगा, ये निकालना जरा। अगर हम चार्ज को डायरेक्टली ए से ई मूव करेंगे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, बताओ। इनका टेस्ट है फ्राइडे को रखा है मैंने, वहां पे सैटरडे को होगा। ए टू ई डायरेक्टली मूव कर रहे हैं, तो वापस वही फॉर्मूला, ई इज अ फाइनल पॉइंट, ए इज इनिशियल पॉइंट। So 10 to the power -6 KQ बाय E कितना था डिस्टेंस? 5, और A का डिस्टेंस कितना था? 2। -2.7 into 10 to the power -3 कितना? 2.7 माइनस होगा हाँ into 10 to the power -3 -2। 2 हाँ 2 ओके, अब एक काम करो, जो हमने पहला वर्क डन निकाला था 0, दूसरा वर्क डन निकाला था ये, तीसरा वर्क डन 0, एंड द फोर्थ वर्क डन ये, इन सबको ऐड करके देखो कितना वर्क डन आ रहा है। जब हम तो स्टेप बाय स्टेप जा रहे थे तो वर्क डन कितना आ रहा था? 10⁻³ आ रहा है। 2.7 के साथ? हाँ। 27 के साथ होगा। नहीं नहीं, ये तो वही आएगा, -6 -6 -12 +9 तो -3 हो गया, एंड दिस इज 12, तो 1.2 10 की -2 सही तो है ये। 12 अगर होगा तो 10 टू -3 आएगा, वैसे यही आएगा, राइट? तो क्या आ रहा है टोटल इस बार, अगर हम इनको इंडिविजुअली ऐड करें तो? इंडिविजुअली अगर सारे वर्क डन ऐड करोगे तो क्या आंसर आ रहा है? सेम आ रहा है। नाउ अगर मैं इस चार्ज को ऐसे घुमा के ले जाऊं वहां तक, ईस्ट तक, या डायरेक्टली इस पाथ से ले जाऊं, या किसी और पाथ से ले जाऊं, दोनों केसेस में, हर केस में अमाउंट ऑफ वर्क डन सेम आएगा, इट विल बी द सेम वर्क। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट Conservative इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ व्हाट? conservative Yes, electric force is a conservative force. Coulomb force is a conservative force. Electric field is a conservative field, and the work done in moving a charge from one point to another does not depend upon the path taken, but depends upon the initial and the final position. लिखो, electric field, electric field is a conservative field that is that is work done work done in moving work done in moving a charge from one point to another, from one point to another, does not depend upon path taken, does not depend upon path taken. It only depends upon the initial and final position of the point. ये हो गया, ठीक है। So as you see that potential is KQ by R for a point charge,
डिफरेंशिएशन तुमने किया हुआ है वैसे 10th 11th क्लास में। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू आर तो ये हो जाएगा डीवी बाई डी आर। स्कूल में हो चुका है डिफरेंशिएशन। के क्यू कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल दिया उसको, तो जाएगा डीवी बाई डी आर। 1/r को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? आर को ऊपर ले आओ। एंड 11th फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा दैट डेरिवेटिव ऑफ, मैथ्स में भी था ना ये तो, एक्स टू द पावर एन कितना होता है? एन एन एक्स एन माइनस वन। प्लस नहीं हुआ, प्लस इंटीग्रेशन में होता है, डिफरेंशिएशन माइनस होता है। तो आर की हाँ, 1/x का log x नहीं होता था? वो इंटीग्रेशन होता है। बहुत कंफ्यूजन है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एन की वैल्यू कितनी है? -1। आर की पावर -1 हो जाएगा। तो दिस वुड बी डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई, ये हो जाएगा। ठीक है, बट दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड। So dV by dr is equal to minus E. So this is a relation between electric field and potential. dV by dr का मतलब है change in potential with respect to change in distance. इसको potential gradient भी बोला जाता है। Anything gradient का मतलब change of that quantity with respect to change with distance. जैसे कि temperature gradient क्या होगा? Temperature gradient would be change in temperature with distance x or r whatever. वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा चेंज इन वेलोसिटी डीवी बाय डी एक्स विद रेस्पेक्ट डिस्टेंस, जो तुमने विस्कोसिटी में पढ़ा था। विस्कस फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है? एनीवन बताएगा कोई? नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है? डायरेक्शन। हाँ मुझे मालूम था, डायरेक्शन की बात करोगे। जब एक बोल्ट तो पोटेंशियल का तो डायरेक्शन ही नहीं डायरेक्शन होता। होती है। हाँ। पोटेंशियल का तो डायरेक्शन ही नहीं होता। इसका मतलब ये होता है, Electric field points towards the decrease in potential. यस लिख लेना, दैट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। लिखो, नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट potential decreases in the direction of electric field. Potential decrease in the direction of electric field। पूरा लिखो, यार ये लिखा नहीं तुमने ये। Potential decreases in the direction of electric field. Let's try to understand this. Suppose कोई पॉजिटिव चार्ज है। If I ask you इस पॉइंट ए पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बताना मुझे। तो तुम क्या करोगे? यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रखोगे और फिर देखो वो कहाँ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव से रिपेल होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो एज वी मूव अवे, जैसे मैं एस ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर जाऊंगा, एंड इफ आई आस्क यू टेल मी द साइन ऑफ वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? इट विल बी नेगेटिव बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। बी पे पोटेंशियल कम है। वैसे भी तुम कॉमन सेंस लगाओ, के क्यू बाय आर बी माइनस के क्यू बाय आर ए। आर बी बड़ा है तो ये पोटेंशियल छोटा हो गया ना। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। लिख लो। मान लो तुम ए से बी की तरफ आ रहे हो। टेल मी व्हाट विल बी द साइन ऑफ वी बी माइनस वी ए Positive. इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। इस बार डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखो, ये
इसकी तरफ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, टुवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करता है, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो हम ए से बी जा रहे हैं, मतलब वी आर मूविंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो क्या आएगा आंसर? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाएं तो फिर क्या होगा? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इस तरह से, ठीक है? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो ये जो फॉर्मूला था, ये तो जनरल फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला वुड चेंज स्लाइटली। यह फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू V बाय एल। एल क्या है? L is a distance measured in the direction of electric field. So for uniform electric field, relation between E, V and L would be this. लिख लो। For uniform electric field, relation between E, V and L is this. E is equal to V by L. इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, वो यहीं से आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट है न्यूटन पर कूलम, दूसरा है वोल्ट पर मीटर, जो इसी फॉर्मूले से आ रहा है। तो यहाँ पे एल क्या है? लिखो एल इज अ डिस्टेंस measured in the direction of electric field, where L is the distance measured in the direction of electric field. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाएं, इफ आई मूव से, सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, आई मूव 4 मीटर लाइक दिस, देन आई मूव ए चार्ज 3 मीटर लाइक दिस टू रीच एट सी। वाला डायग्राम बना लो, एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं इसी पे। और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिन गिवन टू अस 3 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. My question for you is find VA minus VC, VA minus VB, and third is VB minus VC. करो। सुनील, जब तुम A से C जाओगे तो डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मूव कर रहे हो? तो विल यू टेक दिस डिस्टेंस? ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस से? 5। 3 तो हम ये वाला डिस्टेंस नहीं लेंगे बिकॉज मैंने बताया था इस फॉर्मूले में जो एल है वो क्या है? डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाला ही लिया जाएगा 4। तो कितना हो जाएगा ये? यहां से तुम्हारा फॉर्मूला आ रहा है V इज इक्वल टू ई एल। ई कितना है? 3 into 10 to the power 4, और डिस्टेंस कितना है? 4। अब मुझे बताओ वी ए माइनस वी सी, विल इट बी नेगेटिव और पॉजिटिव? ए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। ए पे पोटेंशियल ज्यादा है और सी पे कम है, तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। 1.2 10 to the power 5 वोल्ट। I don't understand. V इज इक्वल टू ई इंटू एल, में एल हमेशा होगा डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
L is the distance. I mean L तुम ये नहीं लोगे, इन द डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जा रहे हो वो देखना पड़ेगा। जब ए से सी जाएंगे तो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड में यही डिस्टेंस होगा काउंट, मतलब इस एल का कंपोनेंट ई के डायरेक्शन में वो काउंट होगा। वी ए माइनस वी बी कितना होगा? वी सेमी वी ए माइनस वी बी वुड बी द सेम ओनली, 3 into 10 to the power 4 into 4, that is 1.2 10 to the power 5 volt। और वी बी माइनस वी सी कितना होगा उसका मतलब? 0। 0 it will be 0 because it is equipotential surface। जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो a surface, imaginary surface where potential is the same is called equipotential surface। तो for uniform electric field equipotential surfaces क्या होती हैं? They are plane surfaces perpendicular to electric field। तो ये equipotential surfaces हैं। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो देयर इज नो वर्क डन। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था ना, रेडियली जब तुम मूव करे तो वर्क डन 0 आ रहा था, बिकॉज किसी भी पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी रेडियली आउटवर्ड। या देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अगर तुम ऐसे मूव करोगे परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 90 डिग्री है, तो वर्क डन हमेशा 0 होगा, बिकॉज फॉर अ पॉइंट चार्ज concentric spheres are equipotential surfaces। And for uniform electric field क्या होगा? For uniform electric field प्लेन सरफेस वुड बी इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब इस पूरी सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा, इसमें तुम्हें चार्ज को मूव करने में वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। इस पूरी सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन 1 और 2 पे 1 से 2 अगर जाओगे तो वर्क डन करना पड़ेगा, 2 से 1 जाओगे तो वर्क डन करना पड़ेगा, बिकॉज मान लो इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो इसका उससे थोड़ा ज्यादा होगा, इसका और भी ज्यादा होगा, बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाएंगे वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, मतलब पोटेंशियल सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस वुड बी प्लेन सरफेसेस। एंड फॉर अ पॉइंट चार्ज क्या होगा? इफ यू हैव पॉइंट चार्ज लाइक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा, लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी रेडियली आउटवर्ड। तो व्हाट विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है स्ट्रेंथ में, वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस भी आसपास में होती है, दे आर क्लोजर टू ईच अदर। और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है वहां पे पोटेंशियल सरफेसेस दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर। ऑल दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स। तो इस इन स्फेयर्स पे अगर तुम चार्ज को मूव करोगे देयर इज नो वर्क डन, देयर इज नो वर्क डन। अगर कोई चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ लाइन चार्ज लाइक दिस, एक वायर के ऊपर तुमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसको बोलेंगे लाइन चार्ज। लाइन चार्ज से फील्ड वुड बी रेडियली आउटवर्ड, है ना? तो फील्ड लाइंस वुड बी रेडियली आउटवर्ड लाइक दिस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या बनेंगी? कॉन्सेंट कोएक्सियल सिलेंडर्स। So equipotential surface would be coaxial cylinders. So if a charge in the form of line charge, then equipotential surface would be
कोएक्सियल सिलेंडर्स लिख लेना, कोएक्सियल सिलेंडर्स। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था, है ना? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में तो यूनि सेम रहे, लेफ्ट टू राइट, और उसकी स्ट्रेंथ अगर बढ़ती जाएगी तो फिर क्या होगा? तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, तो फिर क्या होगा उस केस में? जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी वो पास पास आती जाएंगी, दे विल बी क्लोजर टू ईच अदर। सो इफ यू हैव यूनिडायरेक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड बट स्ट्रेंथ में बढ़ता जा रहा है, तो विल बी surfaces parallel to each other but they will be closer to each other as you move towards stronger field. डायपोल में क्या होगा? डायपोल में यू हैव अ नेगेटिव चार्ज, यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज, फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती हैं? हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, लाइक दिस। सो फील्ड लाइंस इस साइड में ज्यादा स्ट्रांग होंगी ना, बिकॉज फील्ड लाइंस आर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा? तो इसका भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए वी हैव टू ड्रॉ सरफेस अराउंड द चार्ज सो दैट वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो इट वुड बी काइंड ऑफ अ स्फीयर बट नॉट परफेक्ट स्फीयर, एसिमेट्रिकल बनेगा थोड़ा सा। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है वहां पे सरफेसेस क्लोजर होंगी। ये आ सकता है क्वेश्चन, इस तरह का स्फीयर बनेगा। बिकॉज इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है वहां पे उनमें गैप ज्यादा होगा, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है वहां पे गैप कम होगा। सेम इधर बन जाएगा, लाइक दिस। तो डायपोल में, इलेक्ट्रिक डायपोल में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैव सिलिंड्रिकल सिमेट्री, ऐसा कुछ बनेगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तो फिर क्या होगा? इफ यू हैव टू पॉजिटिव चार्जेस देन ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो फील्ड लाइंस इस बार चार्ज के लेफ्ट में ज्यादा होंगी, मोर फील्ड लाइन दिस साइड, इसके राइट में ज्यादा होंगी, बिकॉज रिपेल हो रही है ना। तो दिस टाइम इफ यू हैव टू पॉजिटिव चार्जेस लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में स्ट्रांग है, तो यहाँ पे क्लोजर होगा और यहाँ पे दूर बनेगा, उल्टा हो जाएगा उस वाले का। द सेम थिंग दिस साइड ऑल्सो। So all these are possible one mark questions to draw equipotential surfaces for two positive charges or for an electric dipole. मेरे पेपर में 4 इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने के लिए आए थे, और फिर इनमें से हर आधा मार्क का था, तो पूरा क्वेश्चन 2 मार्क का था। मिल गए मार्क्स? ये अभी तो नहीं मिले। तुमने कौन कौन से ड्रॉ किए फिर? चारों ही करने थे, कंपलसरी था। अच्छा अच्छा। बस दो चीजें ध्यान रखनी है, दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। दूसरा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है द सरफेस वुड बी क्लोजर टू वन अनदर, ये होगा।
ऐसे फिर इस साइड बना देना, सेम वुड बी दिस साइड ऑल्सो। एंड दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में कभी भी क्लोज इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था ना, that two electric lines of force can never intersect each other. Why? Because if they intersect at one point, there will be two directions, which is not possible. So similarly, two equipotential surfaces will never intersect because equipotential के normal electric field होता है. Perpendicular to equipotential surface, you have electric field. तो अगर दो equipotential surfaces intersect करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल में होगा। ये मान लो नंबर 1 सरफेस है, ये नंबर 2 सरफेस है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल होगा। देयर विल बी टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट द सेम पॉइंट, सो नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन एवर इंटरसेक्ट बिकॉज दैट विल गिव अस टू डायरेक्शंस। अच्छे नोट्स बन रहे हैं। नेगेटिव चार्ज में क्या हो जाएगा? ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, सिर्फ एरो चेंज आएगा। ठीक है, तो ढंग का बनाया करोगे ना। आगे बढ़े अब। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी of system of charges। इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है और छोटा सा डेरिवेशन भी आ सकता है। सपोज दैट 3 point charges they are brought to some configuration, find the energy of the system of charges, ऐसा कुछ हो सकता है। तो पहले हम लेते हैं केस नंबर 1, 2 charges, system containing only 2 charges। पहले समझ लो क्या हो रहा है। मान लो in a given space there is no electric charge, there is no electric field, कुछ नहीं है, and we bring a charge q1 from infinity and play it at some point। We bring q1 from infinity to point A। हमने किसी पॉइंट पे लाके चार्ज को रख दिया, ए पॉइंट पे। इन्फिनिटी का मतलब ही नहीं अंटार्कटिका गए वहां से उठा के ला रहे हैं, मतलब इट कुड बी सम स्मॉल डिस्टेंस आल्सो। सो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? चार्ज को ए पे लाने में वर्क डन 0 करना पड़ेगा, बिकॉज देर इज नो एक्सटर्नल फील्ड जो इसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जैसे अभी हम किसी पेन को उठा के नीचे रखें, ग्लास को उठा के टेबल पे रखें, तो हमें वर्क डन करना पड़ता है अगेंस्ट ग्रेविटी, बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा तो कुछ हमें वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो हमने Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से लाके ए पे रख दिया, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। लेकिन अब क्या होगा? Q1 की वजह से ऑल अराउंड Q1 देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब हम दूसरा चार्ज Q2 लाते हैं। नाउ अनदर चार्ज Q2 is brought from infinity to point B। इस बार हम क्या कर रहे हैं? चार्ज को इन्फिनिटी से Q2 चार्ज को B पे लाकर रख रहे हैं। से दिस इज पॉइंट B, Q2 को हमने यहाँ रख दिया, और मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस है R12। तो दिस टाइम वी हैव टू डू सम वर्क। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है क्या था? वर्क डन दिस टाइम वुड बी, जो हम चार्ज ला रहे हैं, इनटू पोटेंशियल एट ए। ये क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज V इज इक्वल टू क्या होता है? W/Q, दैट इज W इज इनटू Q।
Potential is W by Q, so W would be V into Q. अब VA पे कितना पोटेंशियल है कायशा? पॉइंट बी पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा? कौन बताएगा? सृष्टि, बी पे कितना Sir, पोटेंशियल है? KQ1 by R1 के क्यू बाय, R1 इसका पोटेंशियल होगा ना चार्ज Q1 का, के क्यू वन बाय R12, तो Q2 इंटू के क्यू वन बाय R12। इसका मतलब ये हुआ वर्क डन हमारा आ गया, ये वर्क डन आ गया के Q1 Q2 by R12। तो पहली बार जब हम चार्ज को लाए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा बिकॉज नो एक्सटेंट पोटेंशियल। फिर हम चार्ज Q2 को लाए बी पर, बी पे ऑलरेडी अब इस चार्ज का पोटेंशियल था, सो द पोटेंशियल एट, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको ऐसे लिखो, पोटेंशियल एट बी बिकॉज ऑफ ए, इट बी इजी फॉर यू। पोटेंशियल एट बी बिकॉज ऑफ ए, तो बी पॉइंट पे ए का पोटेंशियल है KQ1 by R12, R1 दोनों टू दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो इस प्रोसेस में दोनों चार्जेस को इंफिनिटी से इस कॉन्फ़िगरेशन में लाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है? तो व्हाट इज द टोटल वर्क डन? टोटल वर्क डन वुड बी VA plus VB, है ना? दैट इज KQ1 Q2 by R12, and that is nothing but electrostatic potential energy stored in the system. If we have system of two charges Q1 Q2, then energy stored in the system would be KQ1 Q2 by R12। इसमें इस स्केलर क्वांटिटी Q1 Q2 का तुम्हें नेगेटिव पॉजिटिव साइन भी लेना पड़ेगा, लिख लो आगे, इट इज स्केलर क्वांटिटी, सो Q1 Q2 विल बी along with the signs। तो अगर हम दो चार्जेस को इंफिनिटी से लाके R1 R2 सेपरेशन पे रखें तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा, और जो भी वर्क डन होगा दैट स्टोर्ड एज एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और अगर दो चार्जेस ऑलरेडी इस कॉन्फ़िगरेशन में हैं और तुम उसको इंफिनिटी पे ले जाओगे तो क्या होगा? वर्क डन इसका नेगेटिव हो जाएगा। इफ द सिस्टम इज ऑलरेडी इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एक चार्ज यहाँ पर है, दूसरा चार्ज यहाँ पे, दोनों का सेपरेशन R12 है, इसको तुम इन्फिनिटी में ले जाओगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन वुड बी नेगेटिव ऑफ द एनर्जी, जो तुम्हारा यू था उसका नेगेटिव हो जाएगा ये। तो इन्फिनिटी से कॉन्फ़िगरेशन में लाने पे इतना वर्क डन करना पड़ेगा, इस कॉन्फ़िगरेशन से इन्फिनिटी में ले जाने में उसका नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा। हो सकता है इनिशियल तुम्हारा नेगेटिव आ जाए, अगर एनर्जी पॉजिटिव होती है इसका मतलब चार्जेस आर लाइक, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो एनर्जी हमेशा पॉजिटिव आएगी, मतलब उसको सिस्टम को अगर तुम रिलीज करोगे तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस में चला जाएगा बिकॉज फोर्सेस वुड बी रिपल्सिव। पॉजिटिव पॉजिटिव पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, नेगेटिव नेगेटिव पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो अगर तुम्हें सिस्टम की एनर्जी पॉजिटिव है तो इसका मतलब सिस्टम अनस्टेबल है, वो रिलीज करने पे दूर दूर जाएगा। इसको देख लो, सबको समझ में आ गया ये? इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है स्ट्रेट अवे। शिविका कर लिया? नाविका? कायशा? क्या हुआ कायशा, सो गई तुम? Yes, sir. अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, तीन चार्जेस लाते हैं, ठीक है? तुम हेडिंग डाल लो, सिस्टम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। तो दिस टाइम विल ब्रिंग थ्री चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट। तो पहला पॉइंट तुम्हारा बिल्कुल सेम हो जाएगा एज इट इज, ये एज इट इज लिख दोगे, सॉरी ये वाला, कि हम चार्ज को, मैं डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ,
वी ब्रिंग ए चार्ज Q1 एंड प्लेस इट एट A। ठीक है, ये एज इट इज लिख लो एंड योर वर्क डन विल बी 0। तीनों चार्जेस को वन बाय वन लाएंगे। सबसे पहले हम Q1 को ला रहे हैं, तो Q1 को इन्फिनिटी से लाके हमने A पे रख दिया। सो सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल पोटेंशियल, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नो वर्क डन। अब क्या कर रहे हो नेक्स्ट पॉइंट पे? हाँ, फिर उसके बाद हम चार्ज Q2 को ला रहे हैं और उसको हमने B पे प्लेस कर दिया। दिस इज पॉइंट B, Q2 एट B। और ये सेपरेशन कितना है दोनों के बीच में? R12। हाँ, सेकंड सेकंड वाला सेम होगा। पढ़ना शुरू कर दिया तुमने, है ना? So now we bring another charge Q2 from infinity and place it at this point. तो वर्क डन होगा पोटेंशियल एट B बिकॉज ऑफ A एंड द चार्ज जो हम ला रहे हैं। तो इतना आ गया यहाँ तक। अब क्या कर रहे हैं? थर्ड, वे ब्रिंग yet another charge Q3 and place it at point C। थर्ड चार्ज Q3 को लाके हमने मान लो यहाँ रख दिया, C पे रख दिया। दिस इज Q3। ये मान लो डिस्टेंस है R13, ये डिस्टेंस है R12। So now we bring third charge Q3 from infinity and place it at C। तो अब वर्क डन कितना होगा? C पे अब ऑलरेडी पोटेंशियल है। C पे किस किस का पोटेंशियल है? सपोज वर्क डन है C, WC। C पॉइंट पे पोटेंशियल है। तो वो R12 ही होगा C और हाँ B के बीच हाँ, R23। 2 3। तो C पे जब हम ला के रख रहे हैं चार्ज, तो वर्क डन कितना होगा? पोटेंशियल एट C इनटू द चार्ज। सेम फॉर्मूला, वर्क डन विल बी पोटेंशियल एट C इनटू द चार्ज। अब पोटेंशियल एट C किस किस की वजह से? पोटेंशियल एट C है बिकॉज ऑफ A एंड बिकॉज ऑफ B। C पॉइंट पे पोटेंशियल A की वजह से भी है और C पॉइंट पे पोटेंशियल B की वजह से भी है, बिकॉज A और B पे ऑलरेडी चार्जेस आ चुके हैं। तो वर्क डन कैसे निकलेगा? VCA कैसे आएगा? पोटेंशियल एट C बिकॉज ऑफ A। KQ बाय R। R कितना है? R13। Potential at C because of this charge, it will be KQ2 by R23। ये R23 डिस्टेंस है into the charge which is Q3। तीन वर्क डन आ गए। अब टोटल वर्क डन के लिए you can add 1 2 3। So total work done would be WA, WB, WC। That is, this work done gets stored as energy. It is KQ1 Q2 by R12, K Q2 Q3 by R23 and K Q1 Q3 by R13। ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। तो दिस वर्क डन गेट्स स्टोर्ड एज एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो दो चार्जेस में एक टर्म था एनर्जी का, तीन चार्जेस में तीन टर्म हो गए, और चार में कितने होंगे फिर? 6। If there are 4 charges, there'll be 6 terms, because diagonal वाले भी तो आएंगे। और यहाँ पे भी चार्ज का तुम्हें साइन लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, यू हैव टू टेक दैट आल्सो। इसको भी एक बार देख लो, कोई डाउट है तो पूछो।
4 वाले में 6 टर्म क्यों आएंगी, मैं तुम्हें यही बता देता हूँ ऐसा क्यों होगा। 4 सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस में, ये लिख लिया सब लोगों ने, हो गया। यहां तक तो सारा सेम ही आएगा। अब तुम फोर्थ चार्ज को लाके डी पे रखोगे, मान लो वी ब्रिंग अनदर चार्ज Q4 एंड प्लेस इट एट डी। लिख लिया। तो मैं अब इसको हटा देता हूं एक। सपोज Q4 इज प्लेस्ड एट डी पे रख दिया मैंने, Q4 पे, ठीक है। इस बार क्या होगा, मान लो ये डिस्टेंस है R34, ये डिस्टेंस है R24, और ये डिस्टेंस है R14. So in the case of the last one, work done would be potential at D into the charge Q4. लेकिन D पे किस किस का पोटेंशियल है इस बार, A का भी है, B का भी है, C का भी है ना। तो D पे जो पोटेंशियल है वो होगा पोटेंशियल, यहाँ लिखते हैं पहले, पोटेंशियल एट D बिकॉज ऑफ A, पोटेंशियल एट D बिकॉज ऑफ B, एंड पोटेंशियल एट D बिकॉज ऑफ C। तीनों का पोटेंशियल होगा। डी पर ए का पोटेंशियल, डी पे ए का पोटेंशियल, ये वाला डिस्टेंस लिया जाएगा, तो के Q1/R23। डी पे बी का पोटेंशियल, ये वाला डिस्टेंस लिया जाएगा, के Q2/R24। और डी पे सी का पोटेंशियल, के Q3/R34 इंटू Q4। इन चारों को जब ऐड करोगे तो 6 टर्म्स टोटल आ रही है तुम्हारी। एक तो ये हो गया, दिस इज वन टर्म, दो ये हो गई, और तीन ये हो गई, 6 टर्म आएंगे। इसको याद करने का तरीका ये होता है, 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, फिर 4 का 3 का 4 के साथ, एंड फिर 4 का 1 के साथ। हो गया, 6 टर्म आएंगे। इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है। असाइनमेंट देखो एक बार खोलो। सर अगर 5 टर्म्स होगी तो 10 फाइव, होगा। हाँ 5 में 10 आएंगे। 5 चार तो 10। 5 इतना बड़ा नहीं आएगा। हम्म, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, एनर्जी का नहीं होगा। देखता हूँ मैं एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 92 करो, असाइनमेंट का क्वेश्चन 92। ये वाला असाइनमेंट लाइए तुम। हम्म, 3 चार्जेस हैं, उनको डिसोशिएट करना है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है।
92। तो डिसोशिएट में मैंने बताया था जो भी एनर्जी का फॉर्मूला है उसमें बाहर नेगेटिव साइन लगा देना। ये वाला, चलिए ये वाला कर लो। डिस्टेंस दिया हुआ इक्विलल ट्रायंगल है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। पहले क्यू के टर्म में ही कर लो, बाद में एंड में वैल्यूज डाल देंगे। तो वर्क डन तुम्हारा हो जाएगा माइनस यू हो जाएगा, जो भी सिस्टम की एनर्जी है उसका नेगेटिव कर दोगे। तो डिसोशिएट करने में इट बी ऑलवेज द नेगेटिव ऑफ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो एनर्जी ऑफ द सिस्टम में मालूम है कैसे निकलेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस ले लो, तीन बनेंगे ना इसमें। और माइनस क्यों आया? हाँ माइनस साइन आएगा। अच्छा ये वाला, बिकॉज हमने जो अभी तक किया था उसमें हम चार्जेस को इन्फिनिटी से ला रहे थे पास में। यहाँ पे ऑलरेडी सिस्टम इस तरह से है, उसको हम डिसोशिएट करके दूर ले जा रहे हैं। वी आर डिसोशिएटिंग द चार्जेस टू इन्फिनिटी, उल्टा कर रहे हैं इस बार, है ना। जो हमने Yes. डेरिवेशन किया था उसमें वी वर ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस कॉन्फ़िगरेशन, अब इस कॉन्फ़िगरेशन को ब्रेक करके इन्फिनिटी पे ले जा रहे हैं। तो पहले ये वाला कर लो, इन दोनों का कितना हो जाएगा, के क्यू माइनस 4 क्यू, डिस्टेंस में एंड में डाल देंगे। फिर इसका इसके साथ ले लो, के क्यू 2 क्यू, पहले सिंबल के फॉर्म में कर लेना, बाद में डिस्टेंस वैल्यूज डाल देना। फिर दिस इंटू दिस, के माइनस 4 क्यू 2 क्यू बाय आर। तो माइनस 4 k q² बाय आर प्लस 2 k q² बाय आर। आर मैंने सेम लिया बिकॉज सारी डिस्टेंस इक्वल है। माइनस 8 k q² बाय आर, कितना आ रहा है ऐड करके, -10 k q² बाय आर। लेकिन बाहर ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 10 k इज 9 × 10⁻⁹ क्यू कितना दिया हुआ है, चार्ज कितना है देवे ना, 1। 1 -19। ओके, आर इज 10 सेंटीमीटर, को मीटर में कन्वर्ट कर लो, ये आएगा। इस सिस्टम की एनर्जी ऑलरेडी नेगेटिव थी, देखो वह सिस्टम पास आ रहा था, चार्जेस एक दूसरे के पास आ रहे थे, तो उनको दूर ले जाने में वर्क डन करना पड़ रहा है, इसलिए पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो जाएगा 9 × 10⁻11, 1.6 का स्क्वायर हो जाएगा 2.56, 16 का स्क्वायर 2.256 होता है ना। तो क्या आंसर आ रहा है, 2.3 इंटू 10⁻⁻8। 2.3। हाँ, पॉजिटिव वाला। हाँ, जूल। ये वर्क डन पॉजिटिव इसलिए आ रहा है बिकॉज चार्जेस आर कमिंग क्लोजर, हमें उसको दूर ले जाना पड़ रहा है। इसका नेक्स्ट पार्ट करो। शिविका समझ में आ गया क्या हुआ है। यस। कैशे सब कुछ आने वाला है एग्जाम में, स्कूल वाले मंडे को, Yes. सेकंड चैप्टर आ रहा है ना।
Yes, sir. हम्म सेकेंड क्वेश्चन में ऑलरेडी चार्जेस बड़े वाले ट्रायंगल पर हैं, उनको हम मूव करके छोटे वाले ट्रायंगल के वर्टिसेस पे ला रहे हैं। इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है, वर्क डन विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन माइनस एनर्जी ऑफ सिस्टम इन द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे कर लो। जब हम 11th में करते थे हम्म तो फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाता था, हम्म तो इधर भी माइनस लेंगे। तो माइनस तो लिया है मैंने। नहीं मतलब सेकंड पार्ट में। ये सेकंड पार्ट में नहीं लोगे, चेंज इन एनर्जी हुआ है ना, वर्क डन बाय अस ही तो हो रहा है इस बार भी। वहां जो नेगेटिव था वो तो इंटरनल फोर्स का था ना, जो नेगेटिव साइन आता था। नहीं नहीं, सिंपल सा है इसका फंडा, वर्क डन विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द फाइनल सिचुएशन माइनस इनिशियल। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी निकाल लो सिंबल के फॉर्म में, क्यू के फॉर्म में निकाल लो, और फिर इसको माइनस कर दो। डिस्टेंस सारी मीटर में दे रखी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो 11 में पढ़ा था नेगेटिव साइन, वो था इंटरनल फोर्सेस के लिए, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इक्वल टू चेंज इन नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल डिस्टेंस कितनी है, 1 है ना। चार्जेस कितने हैं, क्यू क्यू है, सारे इक्वल हैं। व- अच्छा 1 2 3, तो K 1 2 का 4, फाइनल डिस्टेंस 2 मीटर है 1 मीटर है। 1 K 1 × 3 बाय 1, K × 2 × 3 बाय 1। ये फाइनल एनर्जी हो गई। इनिशियल कितनी होती, सेम बट नीचे 2 आ जाएगा, है ना। ये मल्टीप्लीकेशन है। पहला आ रहा है 2 + 3 5 5 + 6 6 KQ माइनस 6 KQ बाय, नहीं 11 हुआ ना, 11 KQ बाय 11 KQ बाय 2, 11 KQ बाय 2 आ रहा है। अब क्यों क्यों लिख रहे हो? वैसे Q तो 1 हो गया ना, Q नहीं आएगा, सॉरी। मेरे को कुछ और क्वेश्चन याद आ रहा था। 11K/1 है ना, माइनस 11K/2, 11K/2 हो गया। 11/2 इंटू 9 × 10⁹, 99/2। ठीक है। 99/2 10⁹ जूल। अब एक चार वाला भी कर लो क्वेश्चन। 101 के तीनों पार्ट करने हैं तुम्हें, इसमें से एक अभी कर लो, ये बाकी घर पे करना। इसका बी पार्ट करो, 101 का बी पार्ट अभी करो। दिस स्क्वायर, और उस पे 4 चार्जेस है वर्टिसेस पे।
चाहो तो नेमिंग कर लो इसकी। There'll be 6 terms. ये कौन सा है? ये वाला कौन सा लिया? अच्छा ठीक है। हम्म। इसका इसके साथ भी लो ना। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये डिस्टेंस √2 हो जाएगा। एक चार्ज फिक्स कर लो ए, उसका तीनों के साथ लिखोगे। एनर्जी वुड बी, आई फिक्स दिस चार्ज, नेगेटिव वाला, ठीक है। नेगेटिव का इसके साथ लिया मैंने, इसके साथ, तो डिस्टेंस कितना हो गया ए। फिर सेम चार्ज नेगेटिव का मैंने इसके साथ लिया, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? √2 ए हो गया, ठीक है। दिस डायगोनल इज √2 ए। फिर सेम इसी चार्ज का इसके साथ ले लिया, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैंने ए को फिक्स करके, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, एक बार खत्म हो गया ये। अब ए का रोल खत्म है, हम कहाँ पे आएंगे? बी पे आ जाते हैं। इस चार्ज को मैं ले रहा हूँ, तो बी चार्ज पॉजिटिव है, बी का सी के साथ, सी भी पॉजिटिव है, डिस्टेंस कितना है ए। मैंने इसका इसके साथ ले लिया, अब इसका डी के साथ, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये डिस्टेंस √2 हो गया। तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ हो चुका है। लेकिन अब इसका इसके साथ नहीं लोगे, बिकॉज वो ऑलरेडी हम पहले ही काउंट कर चुके हैं। तो ए के 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, बी के 2 ही बनेंगे, और फिर सी का क्या बचेगा? सी का एक ही बचेगा डी के साथ। अब सी पे का चार्ज क्यू है, डी पे भी क्यू है, और डिस्टेंस कितना ए। 6 कॉम्बिनेशन बन गए। हम्म। क्या कुछ बोलिए दिव्या, बोल लो ना। सब कट गया। कट गया, लेकिन मार्क्स नहीं कटेंगे। तुम तो ऐसे बोल रहे हो कट गए तो मार्क्स कट रहे हो। मार्क्स थोड़ी कट रहे हैं, चार्जेस कटने के बाद ही पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो सिस्टम की एनर्जी 0 आ रही है इसमें। तो अगर इफ यू हैव 4 चार्जेस ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, उनमें से सिर्फ एक चार्ज नेगेटिव हुआ, तो सिस्टम की एनर्जी 0 आती है। बाकी इसके दोनों पार्ट तुम कर लेना, जिनका एग्जाम है उनको तो करना ही है, जिनका हो चुका है वो भी कर लेंगे, अच्छा रहेगा। सृष्टि, दिव्या, आपका मोनिका, डाइपोल वाला क्वेश्चन भी मेरे पेपर में आया आ गया था। था। गुड, अच्छी बात है। और अगली क्लास में एक तो मैं डायपोल कराऊंगा, वो कराऊंगा डाइलेक्ट्रिक प्लस कैपेसिटेंस करा दूंगा, ठीक है। और फ्राइडे को टेस्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ पहले चैप्टर का 1 आवर का पेपर होगा, 25 मार्क्स का। MCQ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, जो बोर्ड का होता है सेम पैटर्न का होगा। साउथिक सेंटर पे सब लोग सैटरडे को देंगे। कायशा, शिविका, शिविका टेस्ट मिस नहीं करना है, टेस्ट देना है सभी लोगों को। खुद दो या मम्मी को दिलवाओ या पापा, कोई ना एक देगा मेंबर्स, ठीक है। और दिशा मैं ऑनलाइन कर दूंगा। मैं फ्राइडे या सैटरडे? राइट है। हाँ फ्राइडे, ठीक है। सो एंडिंग द क्लास। और कायशा तुम मेरे से बात कर लेना बीच में, कल कितना हो चुका है सिलेबस। आज तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर हो जाना चाहिए था। यस सर, हो जाएगा आज। ठीक है, ऑल राइट, एंडिंग द क्लास। थैंक आज थैंक यू। बाय।